हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ्स बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक विशेष टॉपिक है एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और वो टॉपिक है कि ऑप्शनल पेपर कैसे सेलेक्ट करें। यस, बहुत सारे बच्चों की एमएससी फाइनल में जो 3 ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने होते हैं उसको लेके हमेशा कुछ दुविधा बनी रहती है। देखो, सबसे पहले मैंने स्क्रीन के ऊपर ये 13 पेपर के नाम लिख रखे हैं, जिसके अंदर 11 पेपर हैं वो हमारे पास ऑप्शनल हैं और 2 पेपर कंपलसरी हैं। ठीक है, हम ये बात करें उससे पहले आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का नाम देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर है, फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर, 3rd नंबर पे राजऋषि महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर, और 4थे नंबर पे है हमारे पास राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। यानी अगर आपका कॉलेज इन 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में आता है तो ही आप इस लेक्चर को आगे देखेंगे, अदरवाइज आप इस लेक्चर को यहीं लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी इन 4 में से देख लेना आप अभी स्क्रीन की उस वक्त कि आपके पास शेखावाटी यूनिवर्सिटी पंडित दीनदयाल वाली है, या फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर वाली है, या एमएसबी यूनिवर्सिटी भरतपुर है, या फिर हमारे पास राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है। अगर आप इन 4 यूनिवर्सिटी से, चाहे आप रेगुलर हो चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, तो ये कोर्सेस आपके लिए आगे का लेक्चर है जो में अपने को ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने हैं, ये यहाँ पे के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखो, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शनल पेपर हैं। स्क्रीन के ऊपर मैंने अलग अलग पेपर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से लेके 11th, 12th, 13 तक हमारे पास पेपर्स के नाम लिखे हुए हैं। और ये इतने सारे ऑप्शनल पेपर ऐसे हैं कि यूनिवर्सिटी हर एक स्टूडेंट्स को मौका देना चाहती है। जैसे मान लो राजस्थान यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे ने एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से ग्रेजुएशन किया, या उन्होंने बीकानेर से ग्रेजुएशन किया, अब वो चाह रहा है कि वो अपने हायर मैथमेटिक्स एमएससी है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, तो उसके पास कुछ ऑप्शनल पेपर आ जाएंगे ताकि वो अपने पीछे के कुछ हेल्प उसको मिल सके। तो इसमें से कुछ पेपर ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं सेलेक्ट करने हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, इसका बैकग्राउंड अपनी बीएससी से कोई लेना देना नहीं है। फिर देखो, हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है। आप समझ जाओगे कि जो बीसीए करके जो स्टूडेंट्स आगे एमएससी वगैरह मतलब जो सब्जेक्ट बदल के आना चाह रहे हैं, ये उनके लिए है। तो अपने पास ऐसे पेपर नहीं सेलेक्ट करने हैं, दूर दूर से आप देखते हैं इसको मना कर दोगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो, बाउंड्री लेयर थ्योरी है, ये अपने काम का नहीं है। अब अपने पास एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर है, उसमें स्टैटिक्स चलता है, इसका मतलब अपने बीएससी के दौरान बिल्कुल भी स्टैटिक्स नहीं पढ़ा, तो ये भी हमारे पास पेपर काम का नहीं है। इसी प्रकार ये ग्राफ थ्योरी वाला पेपर है, ये भी अपने को नहीं पढ़ना है। मतलब कुछ पेपर ऐसे हैं जो ऑप्शनल पेपर में आप देखते ही बता सकते हो कि इसको हम छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले तो लिखो, देखो एग्जाम का जो आपके पास पैटर्न है 5 पेपर होने वाले हैं, जिसके अंदर आपके पास 2 कंपलसरी पेपर हैं और 3 ऑप्शनल्स पेपर हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले आप हेडिंग डालो को एग्जाम का जो आपका पैटर्न है इन 4 यूनिवर्सिटी से रिलेटेड 2 आपके पास कंपलसरी पेपर हैं और आपको 3 ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने हैं। तो स्टार्टिंग के जो 2 पेपर हैं, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलेशन और विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, ये पेपर हमारे पास एक कंपलसरी पेपर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो कि कंपलसरी पेपर हमारे पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट पेपर है अपने पास है एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलेशन से, और जो ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसमें इस पेपर का नाम फंक्शनल एनालिसिस लिख के दे रखा है, और ये हमारे पास पढ़ने के दौरान जेपीएच की बुक रहने वाली है फंक्शनल एनालिसिस। तो आप चाहो तो इस पेपर का नाम फंक्शनल एनालिसिस लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। ठीक है, तो ये दोनों पेपर हमारे पास है ऑप्शनल पेपर हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। अब बारी आती है हमारे पास कोई 3 ऑप्शनल पेपर कौन से सेलेक्ट किए जाएं। तो कुछ पेपर हैं यहाँ से मैंने हटा दिए हैं। तो अब देखो, बचे हुए पेपर में से कौन से 3 पेपर अपने को लेने हैं। तो ये कम्बाइनेटोरियस एंड ग्राफ थ्योरी नहीं है, स्टैटिक्स भी अपने पास बीएससी का बैकग्राउंड नहीं है कि अपन स्टैटिक्स पढ़ सकें, इसलिए स्टैटिक्स को भी हटा दो। फिर हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये वाला पेपर भी दूर दूर तक इसका अपनी मैथ से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो बच्चे आते हैं, मान लो किसी का ग्रेजुएशन के दौरान कोई और पेपर था, तो ये उनको हेल्पफुल बनाने के लिए 1-2 पेपर एक्स्ट्रा डाल देती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी वो सभी स्टूडेंट्स को मौका देना चाहती है कि वो आइए और हमारे यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी कीजिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये कुछ पेपर बचे। अब इनमें से आपको कोई 3 पेपर सेलेक्ट करने हैं।
अब इनमें से आपको ये तो कंपलसरी हो ही गए 1 2 3 4 एंड 5 6। इसके अंदर देखो आपने हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ा होगा एमएससी प्रीवियस के अंदर। हाइड्रोडायनेमिक्स का दूसरा नाम क्या था? फ्लूइड डायनेमिक्स। अब इसके मैग्नेटो और लग गया, यानी एक तो पहले से ही हाइड्रोडायनेमिक्स है, अब इसका चुंबकीय प्रभाव और हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, प्योर फिजिक्स जैसा कुछ चलेगा। तो ये दूर दूर तक हमें इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी होगी, इसलिए मैं इस पेपर को भी हटा रहा हूँ। अब हमारे पास जो एवरेज पेपर बचे वो ये 5 पेपर बच गए। कंटेनम मैकेनिक्स का, मैथमेटिकल प्रोग्राम का। देखो मैथमेटिकल प्रोग्राम आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में ज़रूर सुना होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम शॉर्ट में एलपीपी बोला करते थे। एक ये आपने नाम सुना होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, बीएससी सेकेंड ईयर के दौरान इसको शॉर्ट में एनए बोला करते थे, एनए या संख्यात्मक विश्लेषण। अब क्या करते हैं कि बहुत सारे टीचर्स, देखो सबसे पहले मैं टीचर्स के ऊपर ले आऊँ। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर मैंने देखे हैं और मैंने अलग अलग टीचर से सुना कि ऑप्शनल पेपर कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। और उनमें अलग अलग भ्रामक जानकारियाँ दी हुई हैं, कुछ जानकारियाँ गलत हैं और कुछ जानकारियाँ ठीक ठाक हैं, पर वो भी समय के अकॉर्डिंग पीछे चली गई हैं। मतलब जो भी टीचर्स आपको बता रहा है, या फिर चलो और कि छोड़ो मेरे से ही मान लो कि मैं बोलूँगा कि आप कौन से 3 पेपर सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले यही सवाल आएगा मेरे मन में कि मैं जो 3 पेपर पढ़ाऊँ घुमा फिरा के मैं आपको वही 3 टॉप पेपर बता दूँ। देखो ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लो मैं आपको फुल सिलेबस करवाने वाला हूँ एमएससी फाइनल का, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब मैं कौन से 3 पेपर करवाने वाला हूँ, तो मेरे को तो पता ही है कि अपने ये 3 पेपर पढ़ रखे हैं और ये 3 पेपर ही बच्चों को करवाने हैं। अब मैं यहाँ से आपको इस तरह से घुमा फिरा के मोटिवेट करूँ कि देखो बच्चों 1 2 और ये 3 पेपर ही इंपॉर्टेंट है ना, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो एक तो टीचर से अपने हिसाब से एडवाइस देता है, मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से, वो बच्चे की सुविधा नहीं देखेगा कि उसको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो मैं पहले आपके डाउट दूर कर दूं कि मैं ये पेपर 1 2 3 4 और 5 पाँचों पेपर पढ़ाने में कंफर्टेबल हूँ। कम से कम इतना कंफर्टेबल हूँ कि आपके आराम से समझ में आ जाएगा। वैसे मेरे एमएससी में जो पेपर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पेपर रहे हैं, बट उसके बाद भी मैंने 2 पेपर एक्स्ट्रा पढ़े थे किसी टाइम में 2016-17 के दौरान। तो मैं आपको 5 पेपर पढ़ाऊँगा, पढ़ा भी सकता हूं और पढ़ाऊंगा भी, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार के स्टूडेंट्स को छोड़ूंगा नहीं ऑनलाइन के मामले में। ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मेरे को ही होगा अगर मैं ये सभी पेपर पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। पर इतना आप समझते हो कि इतना वर्कलोड रहेगा, तो मैं कोई भी 5 पेपर मान लो ये 5 ही मैं ऑप्शनल पढ़ाने लगा, तो हो सकता है वर्कलोड की वजह से मैं आपका टाइम के ऊपर सिलेबस नहीं करवा पाऊँ, तो ये भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास देखो आपको 3 पेपर सेलेक्ट करने हैं इन 5 के अंदर से। एक तो इसका पेपर का नाम है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में IT एंड IE बोलते हैं। एक पेपर है हमारे पास रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, या जो MSB यूनिवर्सिटी उसमें रिलेटिविस्टिक्स और कॉस्मोलॉजी लिख रखा है। फिर MSB यूनिवर्सिटी है जो महाराजा सूरजमल, उसके अंदर इसको भी फ्लूइड डायनेमिक्स नाम से दे रखा है। मतलब बात एक ही है, ये मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर के नाम लिखे हैं और बाकी आप में यूनिट ऊपर नीचे हो सकती हैं, पर मैटर अंदर का एक समान है। तो आप बेफिक्र रहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 यूनिवर्सिटीज के नाम दिखाए थे उन्हीं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शनल पेपर हैं सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको सलाह दूं कि आप चलो मैं 5 पेपर पढ़ाने में कंफर्टेबल हूं, अब इतना तो आप निश्चिंत रहिए कि मैं इस हिसाब से तो आपको सलाह नहीं दूंगा कि देखो भाई आप ये 3 पेपर ले लो, या फिर ये 1 2 3 पेपर ले लो, या फिर ये 1 ये 2 और ये 3, मतलब कैसे भी आप इसमें रेंडमली 3 पेपर सेलेक्ट ही कर सकते हैं। तो चलो अब अपन दूसरा तरीका देखें। तो अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको कोई भी प्रलोभन के देके और अपने अंडर में नहीं लाऊंगा कि देखो आप ये 3 पेपर सेलेक्ट कर लो। अब दूसरी बात है कि ऐसे पेपर पढ़े जाएं जो आगे चल के हमारे पास नेट गेट की एग्जाम या फिर फर्स्ट ग्रेड जैसी एग्जाम के अंदर हमारे पास एग्जाम के अंदर काम आए, जो हमारे पास एग्जाम के अंदर काम आए। अब आपको लगेगा कि हाँ सर ये लेवल ठीक है, क्यों ना हम अपने पेपर इस आधार पे सेलेक्ट करें।
सही है ना भाई, मन में सोच के देखो एक बार कि अपन जो 3 पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं उनको अपन भविष्य ध्यान में रखते हुए कि देखो आने वाले भविष्य में ये 3 पेपर हमारे पास काम आ सकते हैं, तो क्यों ना हम उसके हिसाब से ये पेपर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमें आगे चल के नेट गेट जैसी एग्जामों में इसका दोहरा फायदा मिलेगा और हमें अच्छे मार्क्स भी आएंगे, प्लस हमारे पास आगे भी ये टॉपिकों का कॉन्सेप्ट ही दूर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ मैंने एक टीचर से सुना, वो बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि क्यों ना पेपर ऐसे सेलेक्ट किए जाएं जो नेट गेट जैसी एग्जाम के हिसाब से आ जाएं। तो अगर अपन पेपर पैटर्न नेट गेट जैसी एग्जाम को आधार बनाएंगे तो मैं बता देता हूं पहले कौन से 3 पेपर सेलेक्ट करने हैं। एक तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, अगर आप इस बेस के ऊपर पेपर तैयार करेंगे कि मैं नेट गेट जैसी एग्जाम या आगे चल के फर्स्ट ग्रेड या मतलब ऐसी एग्जाम में क्वेश्चंस आए ताकि हमारे पास पढ़े हुए में से आ जाएं, तो एक पेपर तो आप ये सेलेक्ट करोगे एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, दूसरा पेपर आप ये सेलेक्ट करोगे LPP। सेकेंड पेपर आप कौन सा सेलेक्ट करोगे भाई, मैथमेटिकल प्रोग्राम। ठीक है, पेपर का नाम है हमारे पास मैथमेटिकल प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आएगी। और तीसरा पेपर है हमारे पास IT एंड IE। तीसरा पेपर है हमारे पास IT एंड IE यानी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इंटीग्रल इक्वेशन। अगर फिर से सुन लो, अगर आपको भविष्य चाहिए कि मैं नेट गेट जैसी एग्जाम पेपर पास करूं तो हमारे पास ही ये 3 पेपर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप नेट का सिलेबस, बहुत से बच्चे अभी MSc फाइनल के साथ साथ ही नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। तो उन्होंने देखा होगा कि एक उनके सिलेबस में ही नाम है, टॉपिक का एक पूरा पैटर्न चलता है जिसमें 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस से, और एक उसके अंदर मैथमेटिकल प्रोग्राम भी टॉपिक है। मतलब कहीं भी नेट की एग्जाम में आपको रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी से कुछ देखने को नहीं मिलेगा और न ही आपको कंटेनम मैकेनिक्स से देखने को कुछ ही नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चे इन 2 पेपर को छोड़ के बाकी इन 3 के ऊपर IT एंड IE या फिर एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग या LPP के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको एक बार रोकना चाहूँगा। क्यों? इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। मैं आपको एक बार एक बुक दिखाना चाहूँगा कि देखो हमारे पास ये एक बुक है, वास्तविक विश्लेषण एवं दूरी की समस्याएं। ये रियल एनालिसिस की बुक है। अगर किसी का मीडियम इंग्लिश मीडियम है तो ये देखो मेरे पास इंग्लिश मीडियम है, रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस। ठीक है, आपने BSc सेकेंड ईयर, सभी बच्चे BSc सेकेंड ईयर करके आए हैं, आपने ये बुक पढ़ के आए हैं, वास्तविक विश्लेषण या रियल एनालिसिस, दोनों एक ही बातें। अब मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये बताइए कि BSc के दौरान आपने ये बुक कितनी पढ़ी, यानी क्या आपने ये बुक पूरे पेज पढ़े? आंसर है सर दूर दूर तक नहीं। बहुत से बच्चे को तो आंसर मन ही मन में ये होगा कि हमने तो बुक ही नहीं खरीदी, 5 ईयर से काम चलाया। आई एम राइट? तो आपका आंसर होगा यस। अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़े भी हैं, मान लो अगर मैं बात करूं किसी स्टूडेंट ने अच्छे से मेहनत करके आया भी है, तो भी मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ये पहले हिंदी में लिखूं कि उच्चक क्या है, निम्नक क्या है, ऊपरी परिबंध क्या है और निम्न परिबंध क्या है। ऊपरी परिबंध क्या है और निम्न परिबंध क्या है। या फिर हमारे पास लोअर बाउंड, या फिर हमारे पास लोअर बाउंड, हमारे पास है अपर बाउंड, हमारे पास है सुप्रीमम, हमारे पास सुप्रीमम और हमारे पास है इन्फीमम। अगर मैं इनसे रिलेटेड एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चंस आपको दे दूं कि देखो भाई आपका BSc सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये नहीं पता कि लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या होते हैं, सुप्रीमम क्या होते हैं, इन्फीमम क्या होते हैं। आप तो ये बोलोगे सर हम तो इतना पढ़ के आए हैं, और पढ़ के भी क्यों नहीं है, कितना पढ़ाया जाता है, पहले तो हम पे दोष डालते हैं, उसके बाद हम आपकी कमी निकालेंगे। 1 यूनिट के 2 पार्ट होते हैं, A एंड B। क्वेश्चन नंबर 2 A एंड B। पहले तो आप इसको छोड़ो, यानी 50% तो आपने वैसे ही कम कर दिया। फिर इसके अंदर भी हम 5 ईयर के देखते हैं कि देखो 5 ईयर से बाहर नहीं जाएगा, तो इसका और हाफ कर लो, 25% रह गया। 25% में भी हम क्या पढ़ते हैं कि अब की बार ये तो आ ही सकता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के अपन 100 पेज में अगर JPH की बुक देखोगे
तो आप 100 में से 18 पेज पढ़ पाओगे, और उसमें भी आपने एक्चुअली क्या पढ़ा है वो नहीं मैटर वो करेगा कि आप एग्जाम में लिख के क्या आओगे, आप तो वो पढ़ा है। आई एम राइट एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ। मेरे को डेफिनेटली पता है कि पढ़ के भी क्या जाते हो कि नहीं समझ में आ गया। बच्चा कब मानता है कि समझ में आ गया? जब उसके अंदर ये संतुष्टि हो जाए कि हाँ अब तो इसे एग्जाम में लिख सकता है, उसे तो वो समझना कहता है। समझना क्या है ये उसे अभी तक पता ही नहीं है। अगर मैं बीएससी के दौरान की बात करूं तो आपने कभी भी लोअर बाउंड, अपर बाउंड या उच्चक, निम्नक, सुप्रीमम, इन्फीमम नहीं सीखे हैं आपने। आपको तो ये पता बस ये थ्योरम है, ऐसे ऐसे करके मैं हेंस प्रूव लिख दूं और मोटे मोटे अक्षरों में ये सिद्ध किया गया। ठीक है, कड़वा सत्य है पर सत्य है, हकीकत यही है। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एग्जाम पैटर्न के आधार पर अपन बात करें तो अपन तो फ्लॉप पे इस मैटर में आगे, क्योंकि हमें बीएससी के ही नहीं पता होंगे। और मैंने ये रियल वाली बुक इसलिए सिलेक्ट की है क्योंकि कंपटीशन, ये जो नेट गेट का कंपटीशन है, ये रियल पढ़े बिना शायद ही कोई स्टूडेंट उसे पास कर पाए। सफलता का सक्सेस मोस्ट ऑफ यही इसी बुक से होके निकलता है ना। तो हमारा इस आधार के ऊपर भी पेपर सेलेक्ट करना गलत होगा कि हम कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ मान लो मैं जो पढ़ाऊंगा तो उतना पढ़ाऊंगा। देखो एग्जाम में आपको ये मैटर आ गया, आप एग्जाम में लिखा है, ये मैटर आ गया एग्जाम में आपने लिखा है, तो इस आधार पे सेलेक्ट करना पेपर सरासर गलत है। ये किसी टाइम में सत्य था, पर आज टाइम के अकॉर्डिंग देखो धीरे धीरे कॉलेज इतने फ्लॉप होते आ रहे हैं और कमी स्टूडेंट्स की भी है। देखो दोनों हाथों से ताली बजती है। ठीक है, क्योंकि कॉलेज वाले ऐसे नहीं कि रातों रात ही नहीं बिगड़े हैं, बहुत धीरे धीरे आज कॉलेजों की ऐसी स्थिति हो गई है कि एकमात्र डिग्री बना के छोड़ दिया कि आप पूरे 365 दिन कहीं भी जाओ, एग्जाम वाले दिन आ जाओ बस आप तो, है ना। और उसका रिजल्ट आप कितना सक्सेस है आप खुद देख सकते हो, मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब अपन इस आधार के ऊपर भी इन पेपर्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते कि इन फ्यूचर हम नेट गेट जैसी एग्ज़ाम की तैयारी करें। इनकी तैयारी जब करोगे जब मैं बता रहा हूँ आपको पूरा फिर से पढ़ना होगा, क्योंकि पीछे वैसे ही आपके 2 से 3 ईयर्स कोविड की वजह से, ये तीसरा ईयर भी चलाई गया 50% कोर्सेज की वजह से, तो आपके पीछे के 3 ईयर्स बुरी तरह फ्लॉप है। तो आपको जिस दिन पढ़ाई स्टार्ट करेंगे नेट की, उस दिन माइनस से शुरू करोगे, जीरो की ओर आओगे, जीरो से शुरू करोगे प्लस की ओर आओगे। 100% आपको माइनस से तैयारी करनी होगी आज की सिचुएशन के हिसाब से। जिस प्रकार से मैं ऑफलाइन बच्चों का रिकॉर्ड देखता हूँ उसके बेस पे मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम इस आधार पे भी पेपर सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो चलो अब हम कौन से पेपर सेलेक्ट करें ताकि हमारे पास है। अब ये वाली भी सिचुएशन हम नहीं बोल सकते कि देखो आप एग्जाम के आधार के ऊपर करो, क्योंकि आप कितना पानी में हो। ईमानदारी की बात कर लो, आप एमएससी प्रीवियस की बात कर लो। एमएससी प्रीवियस में आपने अलजेब्रा पढ़ी थी, एडवांस सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा, कितना पढ़ा आपने? या फिर आपने टोपोलॉजी पढ़ी, टोपोलॉजी हमारे पास फुल्ली नेट गेट का सिलेबस है, कितनी टोपोलॉजी पढ़ी आपने? बड़ी मुश्किल से, वो भी मैंने 2 यूनिट आधी अधूरी एक क्वेश्चंस की यूनिट डाली थी, वो पढ़ लिया और अब आप पास हो गए, है ना। तो मतलब हमने इस आधार पे नहीं कह सकते कि देखो हमने ये पीछे पढ़ लिया इसलिए हमारा नेट गेट में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसकी तैयारी आपको प्रॉपर तरीके से अलग ही करनी होगी। ठीक है भाई, नेट गेट की तैयारी को आप अलग स्तर पे स्टार्ट करोगे। वहाँ बिल्कुल जब भी आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ के टीचर बोलेंगे कि आप अपनी बीएससी एमएससी के दौरान क्या पढ़ के आए हैं, क्या सीख के ले आए हैं, उनको सब भूल जाओ। मान के चलो कि आप बिल्कुल जीरो हो, छोटे बच्चे की तरह आज आप स्टार्ट कर रहे हो, फिर वो आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे संस्थान है, बिल्कुल भी बीएससी का एमएससी का दोष नहीं डालते हैं कि देखो आपने प्रीवियस क्लासेस में ऐसा सीख के आए हैं। तो अब हमारे पास ये समस्या है कि अब हम कौन से 3 पेपर सेलेक्ट करें। भले ही चाहे आप ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, पर आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो मैं एक बार लिखना चाहूँगा कि एक पेपर तो हमारे पास ये हो गया कंटिन्यूम मैकेनिक्स, और एक पेपर को हम लिख लेते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ इसका नाम, ये आ गया हमारे पास 6, 7, 8 नंबर का पेपर है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई, समझ जाओगे ना भैया, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इंटीग्रल इक्वेशंस। एक बार मैं ये रहने देता हूँ इधर। एक आ गया हमारे पास रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी,
एक आ जाएगा हमारे पास है रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, ठीक है। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ नाइन्थ पेपर है हमारे पास है रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं नाइन्थ पेपर रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। अब मैंने पेपर इस हिसाब से सिलेक्ट किए, चाहे तो आप ये वाले 3 पेपर सेलेक्ट करो, चाहे आप ये वाले 3 पेपर सेलेक्ट करो, ठीक है। दोनों में ही हमारे पास इंटीग्रल एंड इंटीग्रल इक्वेशन से कॉमन आ रहा है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास कैलकुलस बेस्ड पेपर है, सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं पाला पड़ा था। ये मैथमेटिकल प्रोग्राम एलपीपी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये हमारा सीखा हुआ है। और एक आईटी एंड आईई, ये भी हमारे पास कैलकुलस बेस्ड पेपर है, जिस प्रकार आपने निकालते थे ना एमएससी प्रीवियस में डीजी का पेपर था, या डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब पेपर नंबर 3rd और 4th के जैसे हैं। ये हमारे पास एमएससी प्रीवियस में पेपर 3rd और पेपर 4th डीजी एंड डीई, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे पेपर हैं, तीनों ही पेपर। अब वापस इधर आ जाओ, ये जो कंटेनर मैकेनिक्स है ये सेम टू सेम हमारे पास है टोपोलॉजी जैसा चलेगा, आपने एमएससी प्री में सीखा होगा। और ये रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी है, ये हमारे पास मैकेनिक्स जैसे चलेगा, मतलब प्योर फिजिक्स, ये भी प्योर फिजिक्स, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये टोपोलॉजी की तरह चलेगा, तो आपके माइंड में सेट हो गया, अरे टोपोलॉजी तो बहुत हार्ड पेपर था, तो हम तो ये ही वाले पेपर से लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ये पढ़ोगे तो इजी है, और नहीं पढ़ोगे तो ये वाले भी बहुत हार्ड हैं। ये भी समझ में नहीं आएंगे, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल प्रोग्राम। अगर आप अच्छे से इसे समझ पाओगे तो आपकी इतनी कैपेसिटी भी होगी कि आप कंटेनर मैकेनिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास चॉइस है, आप या तो ये 3 पेपर लो, आपने देखा होगा मेरे डेमो वीडियो मैकेनिक्स के पेपर, या डेमो छोड़ो अब एमएससी फाइनल के फिर से देखना। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो ये 3 पेपर सेलेक्ट करो या फिर आप ये 3 पेपर सेलेक्ट करो। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पर्दे के पीछे की कहानी। 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक तो रेगुलर होते हैं और एक प्राइवेट या नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। प्राइवेट अभ्यर्थी स्वतंत्र है, वो चाहे तो ये 3 पेपर सेलेक्ट कर ले और चाहे तो ये 3 पेपर सेलेक्ट कर ले, और ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता है कि एक तो एलपीपी लूँगा और एक मैं कंटेनर मैकेनिक्स लूँगा और एक मैं एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस लूँगा। मतलब कोई भी इन 5 के अंदर से वो 3 ले सकता है, कोई पाबंदी उसके नहीं है। अब कहने को तो रेगुलर स्टूडेंट के भी कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो आप इन पेपर में से कोई नहीं ले सकता, पर रेगुलर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कॉलेज के अंडर में बंधे हुए होते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनकी कॉलेज की तरफ से दबाव होता है कि नहीं आप ये 3 पेपर सेलेक्ट करो। यस, मैंने जो 4 यूनिवर्सिटीज़ के आपको नाम बताए थे, इन चारों यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलर स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि आप कंटेनर मैकेनिक्स, आईटी एंड आईई और रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी सेलेक्ट करो। या हो सकता है कुछ कॉलेज वाले आपके लिए इसके ऊपर दबाव बनाएं, और उनके पीछे की वजह ये होती है कि जो भी कॉलेज रेगुलर कोर्सेज करवाता है उनको अपनी कॉलेज में प्रोफेसर रखने पड़ते हैं जिनकी नेट गेट, जैसे मान लो कॉलेज में ये वाले पेपर चल रहे हैं तो ऐसे उनके पास प्रोफेसर होने चाहिए इनसे रिलेटेड कि उनको डॉक्यूमेंट्स में दिखाना पड़ता है कि हमारे पास ये टीचर प्रोफेसर सर हैं, डॉक्टर लगा हुआ होगा उसके नाम के पीछे ये पढ़ाएगा, ये वाले प्रोफेसर सर ये पढ़ाएंगे, ये वाले प्रोफेसर सर ये पढ़ाएंगे। ये हकीकत है, केवल डॉक्यूमेंट्स में होता है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। ग्राउंड पे मेरे जैसा एक नॉर्मल सा बंदा आएगा और पढ़ाएगा और निकल जाएगा, उसकी कोई डिग्री या स्टेटस नहीं पूछेगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, आज मेरे को 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया। इस दौरान मैंने लगभग 4 कॉलेज में अलग अलग काम किया। किसी भी कॉलेज में ये नहीं पूछा गया कि आपका डिग्री क्या है, कितने परसेंटेज हैं, बस जाइए डेमो दीजिए, बच्चों ने सेलेक्ट किया तो येस, बच्चों ने सेलेक्ट किया तो नो, है ना। तो कुछ कॉलेज वालों के अंदर ये प्रोफेसर रखने पड़ते हैं। अब मान लो आपकी कॉलेज में दबाव बना दिया, मान लो आपकी कॉलेज में ये वाले पेपर हैं,
ठीक है। और आप लेना चाहो ये वाले पेपर तो आपको समझाएंगे नहीं बेटा इसमें ये फ़ायदा है, बेटा इसमें ये फ़ायदा है। वो अपने मैथमेटिक्स का एक HOD रहता है, वो आपको तरह तरह की बातें समझाएगा कि इसको ये फ़ायदा है, आपको किसने बहका दिया, वो तो अपने कोर्स बेचने के लिए कर रहा है, ऐसे है वैसे है। तो वो मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। मैंने 5 पेपर अच्छे से तैयार किए हैं। हालांकि मेरे को 2 साल लगे, दूसरी साल में मैंने फिर ये 2 पेपर लिए, पहले साल मेरे पास ये 3 पेपर थे, ठीक है। पर वैसे बोलेंगे आजकल ऐसे बहकाने वाले, मतलब आपको इतना मोटिवेट करेंगे कि आपको उनकी बात उस वक्त सत्य लगेगी और आप तुरंत फोरम में, अगर कॉलेज वालों के पास ये है तो ये टिक कर दोगे, या फिर ये है तो आप ये टिक कर दोगे, और उसके बाद आपकी सोचने क्षमता खत्म हो जाएगी। पर देखो आपको भावना में नहीं बहना है, आपकी मर्जी, आप चाहे ये 3 पेपर सेलेक्ट करो और चाहे आप ये 3 पेपर सेलेक्ट करो। पर मोस्ट ऑफ आप ये 3 पेपर सेलेक्ट करोगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों पेपर जो हैं कंटेनम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, आप इनका एक बार मेरा डेमो लेक्चर देखना। उसके अंदर आप इनको पढ़ते वक्त एक चीज़ का एहसास करोगे कि आपकी सोचने की क्षमता है वो काफ़ी स्पीड से ग्रोथ करेगी। यस, ये पेपर हमारे पास क्या हैं कि मानसिक पेपर हैं, ये हमारे पास मेंटेबिलिटी आधारित पेपर हैं। आपने देखा होगा MSc प्रीवियस के दौरान टोपोलॉजी के पेपर को, टोपोलॉजी के पेपर में हमें थ्योरम लिखना पड़ता था। तो हमारे पास माइंड में एक ऐसी विचारधारा ने जन्म लिया जिसे हम अच्छे से किसी भी मतलब विपरीत सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कर सकें। या फिर आपने मेरे मैकेनिक्स के वीडियो देखे होंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स के और रिजिड बॉडी के, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कि एक लोहे की रोड वगैरह है, यूनिफॉर्म बोर्ड के ऊपर चल रहे हैं, आगे जाएंगे फोर्स पीछे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कि विस्कोसिटी क्या होती है। तो उसके अंदर क्या कि आपको सोचने की बहुत ज़्यादा क्षमता बढ़ेगी। तो ये कंटेनम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी दोनों ऐसे पेपर हैं कि आपको मानसिक मजबूत बनाएंगे। और देखो आपको पता आज खेल भी किसका है, मेंटेबिलिटी का ही खेल है। जबकि ये दोनों पेपर आपको मानसिक विकास नहीं होने देंगे। याद करो BSc सेकेंड ईयर अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ा है तो उस बुक में कैलकुलेटर हुआ करता था, है ना। तो आपके पास वहाँ कोई समझने का काम नहीं था। न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला या अग्रांतर सूत्र, पश्चांतर सूत्र, न्यूटन ग्रेगरी लाग्रांज के कुछ फॉर्मूले हुआ करते थे, उसका बस उसका मेथड याद किया और डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली और रखते थे। उसमें आप अपना दिमाग कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो मतलब ये पेपर दो ऐसे हैं। इसी प्रकार LPPA BSc फर्स्ट ईयर वाला उठा के देख लो, सारणी बनाई, टेबल बनाई और निकाल के ले आई। तो ये दोनों पेपर में आप मानसिक रूप से कमजोर बनोगे। तुलना करें इसके कंपैरिजन में तो वैसे ये दोनों पेपर भी बहुत अच्छे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, तो आप ध्यान दे लेना, अब की बार MSc फाइनल में इनके पीछे एडवांस जुड़ गया है। ये एडवांस ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार BSc फाइनल की अलजेब्रा के पीछे एडवांस अलजेब्रा जुड़ के हमारे पास MSc प्रीवियस में आ गया था। और आपने देखा हो कितना खतरनाक लेवल चल रहा था वो थ्योरम का, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह इत्यादि। तो ये पेपर भी कमजोर नहीं हैं, पर अगर इन 2 पेपर की और इन 2 पेपर की तुलना करें तो ये 2 पेपर हमारे पास इनके कंपेरिजन में मानसिक तौर पे काफ़ी मजबूतें बनाएंगे। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग रूप से तैयार करो और आप ये 3 पेपर सेलेक्ट करो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ कॉलेज हैं उनमें किसी टाइम प्रोफेसर ये पेपर अप्रूव करा के चले गए कि आप जहाँ तक आपकी कोशिश हो। देखो रेगुलर कॉलेज वालों को, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेसर ने बहुत, क्योंकि उनकी सोच बहुत दूरगामी होती है, उन्होंने पहले से ही अपने को मानसिक मजबूत बनाने का इरादा रखा था। इसलिए मोस्ट ऑफ कॉलेज में वो कह गए कि जहाँ तक आपके हाथ पड़े आप यही 3 पेपर बच्चों को दिलाओ, कैसे भी बहला फुसला के, ताकि उनका भविष्य में सर्वांगीण विकास हो। अदरवाइज आप ये 3 पेपर भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है कि मैं पहले कौन से 3 पेपर पढ़ाऊंगा। मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि मैं 5 पेपर पढ़ाऊंगा, पर मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव रहेगा। पर हो सकता है आते आते जनवरी आते आते मैं टोटल पेपर आपको ऐप के ऊपर अपलोड कर दूं। बट शुरुआती दौर के अंदर अपन ये 3 पेपर लेके चलेंगे, ठीक है भाई। शुरुआती दौर पे ऊपर हम ये 3 पेपर लेके चलेंगे, क्योंकि आपको पता है समय का अभाव है और MSc प्रीवियस और फाइनल काफ़ी वर्कलोड है। तो मैं गारंटी नहीं दूंगा कि आगे वाले पेपर मैं आपको टाइम पर पढ़ा दूंगा, ठीक है। हो सकता है आप सोच रहे होंगे मेरी इसके अंदर कमजोरी है
कि नहीं मैं बहला फुसला के आपको इन्हीं 3 के ऊपर लाना चाहता हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स मेरे को खूब अच्छे से जानते हैं, मैं उनको ऑफलाइन में ये भी पढ़ाया करता था और आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये भी पढ़ाया करता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि घुमा फिरा के मैं इधर ले आया, तो ऐसा डाउट है तो आपके डाउट ही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर अपन जो 3 पेपर रखेंगे, तो हमारे पास पेपर होगा एक तो कंटेनर मैकेनिक्स का, दूसरा पेपर होगा हमारे पास आईटी एंड आईई यानी इंटीग्रल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये पेपर रहेगा हमारे पास रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है मैं आपको यही सलाह दूंगा कि देखो कंपलसरी तो हमारे पास कंपलसरी हो ही गए, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलेशन, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी में आपको फंक्शनल एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। सेकंड विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, या एक यूनिवर्सिटी है RMSB, उसके अंदर आपको फ्लूइड डायनेमिक्स नाम से दिख जाएगा। बाकी मैं पेपर नंबर 3, 4 और 5, देखो अब आप चाहो तो इस पेपर को बोल सकते हो ये मेरे पास 3rd नंबर का पेपर है, ये मेरे पास 4th नंबर का पेपर है, ये मेरे पास 5th नंबर का पेपर है। तो आप बोलेंगे कि मेरे पास ये 1st और 2nd तो क्या आ गई कंपलसरी पेपर, और ये मेरे पास 3rd, 4th, 5th पेपर हमारे पास क्या आ गए ऑप्शनल पेपर, ठीक है। पर एक्चुअली पेपर का नाम क्या है, तो पेपर का नाम हम वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त इनका इस कंटेनर मैकेनिक्स का नाम अपन 3rd का 3rd रहने देंगे। रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी को भी मैं पेपर 9th कह के ही बोलूँगा कि देखो आपका वेलकम है मैथ्स बाय इंद्रजीत सर क्लासेस में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 9th रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो मैं वहाँ इसको पेपर 9th ही बोलूँगा क्योंकि एग्जाम में आपको पेपर 5th नहीं आएगा, नाम क्या आएगा आप समझ गए। वैसे आप समझ गए कि ये 3rd, 4th और 5th ऑप्शनल हैं, बट पेपर का नाम हमारे पास क्या है 9th पेपर रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, 8th पेपर आईटी यानी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन, और 3rd पेपर यानी कंटेनम मैकेनिक्स। या फिर भी आप 3rd, 4th, 5th तो नहीं, आप डायरेक्ट पेपर के नाम पे आइए, कंटेनम मैकेनिक्स, आईटी एंड आईई एंड रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो स्टार्टिंग के दौरान हमारे पास ये 3 पेपर रहेंगे, और जो स्टूडेंट्स अगर चाहेगा तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप यही 3 पेपर सेलेक्ट कीजिए। प्राइवेट जो स्टूडेंट है उसको तो मैं अभी सलाह दे देता हूं कि आप यही 3 पेपर लीजिए, क्योंकि आगे कंपटीशन है, दोबारा पढ़ा जाएगा। इसका उदाहरण आप खुद से सोच सकते हैं कि आपकी बीएससी कितनी आती है, तो बीएससी आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, और ना ही आपको कंपटीशन में कोई पूछेगा। बहुत सारी अच्छी कोचिंग है, और बहुत सारी नहीं है, कुछ सिलेक्टेड 2-4 कोचिंग हैं जो आपको बहुत ही अच्छे लेवल से तैयार करवाएंगे। तो उस वक्त वो आपको बिल्कुल भी बीएससी का पीछे का दबाव नहीं डालेंगे, तो आप नए सिरे से दोबारा तैयारी कर लोगे, ठीक है। तो आपको ये 3 पेपर सिलेक्ट करने हैं, कंटेनर मैकेनिक्स, आईटी एंड आईई और रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। तो आप लिखिए हमारे पास जो 3 पेपर आप सेलेक्ट करोगे, मैं पहले इन्हीं का सिलेबस कराऊंगा। ये सिलेबस बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, उसके अंदर आपको स्टार्टिंग में 3 पेपर ही देखने को मिलेंगे। फिर मेरे पास टाइम रहेगा लास्ट में, क्योंकि मैं आपका ये सिलेबस है नवंबर एंड तक करवा दूंगा, या 15 नवंबर तक का टारगेट है। उससे पहले मैं ये 5 पेपर्स कंप्लीट आपको अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैं ये दूसरे वाले पेपर्स जो न्यूमेरिकल एनालिसिस हैं, क्योंकि उससे पहले मेरे को एमएससी प्रीवियस भी रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद टाइम बचेगा तो मैं बाकी बचे हुए पेपर्स करवाऊँगा। और दूसरा इनके पीछे करवाने का ये रीज़न है कि जैसे मान लो 100 स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, तो उसमें लगभग 70 से लेके 80 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और रेगुलर स्टूडेंट्स उनके पास मोस्ट ऑफ यही पेपर मिलने वाले हैं। तो मेरी मजबूरी है कि मैं पहले यही 3 पेपर पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं मेरा भी नुकसान नहीं चाहूँगा। तो 100% ये 3 पेपर एमएससी फाइनल में होंगे। तो आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, आप ये वाले पेपर सेलेक्ट कीजिए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ। इनको सेलेक्ट करने में आपका भविष्य में कोई नुकसान नहीं होगा। आप एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल प्रोग्राम के चक्कर में मत फंस जाना, ठीक है। क्योंकि दोनों पेपरों की कंपैरिजन करके देखोगे तो माइंड का विकास जितना होगा, आगे चल के आपकी उतनी ही मजबूत कैपेसिटी होगी। तो अब आप लिखिए कि हमारे पास ये 2 कंपलसरी पेपर और ये 3 मेरे पास हैं ऑप्शनल पेपर, ठीक है। ये 3 मेरे पास क्या है ऑप्शनल पेपर है। और देखो हर राइटर की आप जेपीएच की बुक खरीदोगे, देखो काम की बात बताऊं, बुक आपको 100% खरीदनी है। आपको मैं बिल्कुल भी टेलीग्राम पे नहीं देने वाला हूं बुकें, चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट कर लेना, क्योंकि बुक्स आपके पास होनी चाहिए।
देखो एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलेशंस की आप जेपीएच की बुक लेंगे। देखो एडवांस एनालिसिस या फंक्शनल एनालिसिस की जेपीएच की बुक मिलेगी, जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फंक्शनल एनालिसिस एंड कैलकुलस इन बना के स्पेस। सेकंड जो हमारे पास विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स है, इसकी भी आप जेपीएच राइटर की ही बुक खरीदोगे, क्योंकि आगे चल के ये बुक हमारे पास कंपटीशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास सेकंड बुक है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। अब जो थर्ड बुक है कंटेनर मैकेनिक्स, थर्ड बुक है कंटेनर मैकेनिक्स, ये आपको जेपीएच राइटर की नहीं मिलेगी। यस, ध्यान दो, ये जो थर्ड बुक है जेपी कंटेनर मैकेनिक्स की, ये जयपुर पब्लिशिंग हाउस इस बुक की प्रिंट नहीं करता है। ये आपको मिलेगी डॉक्टर गोखरू, ठीक है भाई। ये आपको थर्ड बुक है कंटेनर मैकेनिक्स, ये बुक आपको मिलेगी डॉक्टर गोखरू, और ये बुक मेरे पास वर्तमान समय में नहीं है, क्योंकि अपन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे वो नए वर्जन की बुक दिखाएंगे, क्योंकि आप मार्केट में लेके आओगे तो उसके ऊपर लोगो नया आएगा, ताकि आपको पता चले कि अपन ये बुकें पढ़ने वाले। वैसे मेरे पास पुरानी बुक है, उसको आपको यहाँ शो करने का कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान रखोगे केवल थर्ड बुक है कंटेनर मैकेनिक्स की, वो जेपीएच की नहीं मिलेगी। बाकी ये बुक भी आपको जेपीएच की मिलेगी और ये बुक भी आपको जेपीएच की मिलेगी। यानी फोर्थ पेपर की हमारे पास जो बुक है वो है लीनियर इंटीग्रल, पहले तो है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, और सेकंड आईई यानी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, LIE बोलते हैं शॉर्ट में, इसको IE बोला जाता है, इंटीग्रल इक्वेशंस, ठीक है। इसकी बुक भी आप जेपीएच की लेके आओगे। और फिर जो 9th पेपर है, ये भी आप इसकी जेपीएच की बुक लेके आओगे। इसकी बुक मिलेगी अपने को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम से। किस नाम से मिलेगी भाई आपको? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 13 तारीख से हमारे पास लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपको कंपलसरी पेपर विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स के लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद अपन इसमें से कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। उस वक्त आप इस बुक को पढ़ के देखना, समझ के देखना। प्योर फिजिक्स है, फिर भी मजा आएगा पढ़ने में। और इसके साथ साथ आपके 12वीं क्लास की फिजिक्स और कुछ बीएससी के कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यही है सीधा सीधा कि हर एक राइटर की जेपीएच की बुक लेके आओगे। केवल कंटेनर मैकेनिक्स की आपको बुक जेपीएच की नहीं मिलेगी, वो आप डॉक्टर गोखरू की लेके आओगे। उसमें भी काफ़ी सारे राइटर्स हैं, आपको केवल और केवल गोखरू सर की लेके आनी है, ठीक है भाई। तो मैं एक बार फिर आपको स्क्रीन के ऊपर ये 5 पेपर के नाम दिखाऊंगा। 2 कंपलसरी पेपर आपको ये सिलेक्ट करने हैं और 3 आपको ऑप्शनल पेपर ये सिलेक्ट करने हैं। अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे एंड तक तो, और बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। पर जो फायदा था वो मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम बेस के ऊपर हम उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते तो आप अपना खुद का ही उदाहरण मान लेना, दूसरे पे मत जाओ, खुद के अंदर ही झांक के देख लो कि अपने को कितना आता है पीछे का, वहाँ से आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, ठीक है।